नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजे स्मार्ट क्लास में। और आज के इस वीडियो में जो ईवीएस का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है पेड़ एवं पौधे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पौधों में पोषण के बारे में। पौधे जो हैं उनमें पोषण कैसे होता है। तो हमें पता है कि पेड़ पौधों को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और 9 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, याद रखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और पेड़ पौधों को वृद्धि के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और 9 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसको भी याद रखिएगा। अब आपको पता होगा कि जो भी पेड़ पौधे हैं तो उनमें जो पत्तियां हैं, जिन पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं वही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कर पाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है। तो पत्तियों का रंग जो हरा है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। और कभी कभी पत्तियों का रंग पीला भी हो जाता है। तो पीला किसके कारण हो जाता है? पीला हो जाता है कैरोटीन के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। क्लियर? अब पत्तियों की संरचना में पाया जाने वाला जो मूल तत्व है वो क्या है? तो पत्तियों की संरचना में पाया जाने वाला जो मूल तत्व है वो है मैग्नीशियम। अभी मैंने आपको बताया कि 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को, जिनमें से एक क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है। मैग्नीशियम की ही सहायता से निर्माण होता है किसका? क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल की सहायता से ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर पाते हैं। तो पत्तियों की संरचना में जो पाया जाने वाला मूल तत्व है, याद रखेंगे, वो मैग्नीशियम को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है तो इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन है इसको क्या करते हैं पेड़ पौधे? इसको उत्सर्जित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है एवं ऑक्सीजन को उत्सर्जित किया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखें। अब पौधों में जो जल का परिवहन है वो केशिकत्व क्रिया के द्वारा होता है। पेड़ पौधों की जड़ में हम लोग जल डालते हैं, वो जल पेड़ के संपूर्ण भाग में पहुंच जाता है किस क्रिया के माध्यम से? तो केशिकत्व क्रिया के माध्यम से। और अगर आपसे पूछें कि पौधों में जल का जो संवहन है या फिर जो जल का परिवहन है वो किस संरचना के माध्यम से होता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा जाइलम। देखो, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। अगर पूछें कि जल का परिवहन किस क्रिया के माध्यम से होता है? केशिकत्व के माध्यम से। और जल का संवहन या फिर जल का परिवहन किस संरचना के माध्यम से होता है? तो आपका आंसर होगा जाइलम। याद कर लीजिएगा इसको। पौधों में जो भोजन का संवहन है वो किस क्रिया के माध्यम से होता है? तो भोजन का जो संवहन है वो होता है फ्लोएम के माध्यम से। जा से होता है जल। देखो, जा से क्या होता है? जल। और जा से क्या होता है? जाइलम। इस तरीके से याद कर लें। भोजन को इंग्लिश में हम लोग फूड बोलते हैं, भोजन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फूड। और फ्लोएम, वैसे फ्लोएम की स्पेलिंग पी से होती है लेकिन आप यहाँ पे एफ भी मान सकते हो फ्लोएम को। तो भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड। और फ्लोएम को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हो इन दोनों को। एक चीज और याद रखना कि अगर मान लो कि कोई ये पेड़ है, मान लीजिए कोई ये पेड़ है, तो पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन है वो होता है नीचे से ऊपर की ओर। और पेड़ पौधों में जो भोजन का परिवहन है वो होता है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये भी याद रखेंगे, जल का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है जबकि भोजन का परिवहन ऊपर से नीचे की ओर होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये सर्वाधिक तेजी से होती है लाल रंग के प्रकाश में और ये सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग पौधों के प्रकार की बात करें तो कुल 5 प्रकार के पौधे होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी पौधे, एक होते हैं मृतोपजीवी पौधे, फिर परजीवी पौधे, सहजीवी पौधे और कीटभक्षी पौधे। तो 5 प्रकार के पौधे होते हैं, एक एक करके हम लोग इन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्वपोषी पौधे किन्हें कहा जाता है। तो स्वपोषी पौधे वो पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का हरा रंग होता है, याद रखेंगे, इन्हीं के कारण पत्तियां हरी होती हैं। तो ये जो पौधे हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये पौधे जो हैं ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो याद रखेंगे कि जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वे स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। आगे देखते हैं, मृतोपजीवी पौधे किन्हें कहा जाता है। तो जो मृतोपजीवी पौधे हैं
ये अपने भोजन का निर्माण सड़े गले पदार्थों के द्वारा करते हैं। ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सड़े गले पदार्थों से। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब इनमें जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने भोजन का निर्माण कर पाएंगे। तो इनको जीवित रहने के लिए जो भोजन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति ये लोग करते हैं किसके माध्यम से? सड़े गले पदार्थों के माध्यम से। अगला है परजीवी पौधे। परजीवी पौधे कौन से पौधे होते हैं? तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि रेफ्लेशिया और लॉरेंथस। ये परजीवी पौधों के उदाहरण हैं। ठीक है, रेफ्लेशिया है, लॉरेंथस है, अम्बरबेल है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सभी जो है ये आपके परजीवी पौधों के अंतर्गत आते हैं। ये सभी परजीवी पौधों के उदाहरण हैं। रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल भी है। आपको पता होगा अगर पूछें कि विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है वो कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा रेफ्लेशिया। ये सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेशिया। और अगर पूछें कि विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, तो विश्व का जो सबसे छोटा फूल है वो है वुल्फिया। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष अगर पूछें कौन सा है, तो वो है यूकेलिप्टिस। विश्व का सबसे लंबा जो वृक्ष है वो कौन सा है? यूकेलिप्टिस। और विश्व का जो सबसे बड़ा वृक्ष है वो है सिकोया। और भारत का सबसे बड़ा वृक्ष अगर पूछें तो वो है बरगद। सिकोया संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा वृक्ष पूछेंगे तो वो है बरगद। आइए आगे देखते हैं। अब सहजीवी पौधे कौन से पौधे होते हैं? तो सहजीवी जो पौधे होते हैं ये अपने आवास को और भोजन को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जैसे कि लाइकेन, लाइकेन जो है वो सहजीवी का उदाहरण है। तो लाइकेन का जो निर्माण है वो होता है शैवाल और कवक के द्वारा, एल्गी एवं फंगस के द्वारा। शैवाल जो है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब शैवाल में चूंकि क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसलिए जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कवक जो है वो शैवाल को आवास उपलब्ध कराता है और जो शैवाल है वो बदले में क्या करता है? वो कवक को भोजन उपलब्ध कराता है। तो इसी को सहजीवी पौधे कहा जाता है। तो कवक शैवाल को आवास उपलब्ध करा रहा है और जो शैवाल है वो कवक को भोजन उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, जो लाइकेन है, लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। याद रखेंगे, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। और पृथ्वी पर अगर पूछे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे मिलती है, तो वो मिलती है शैवाल से, नीले हरे शैवाल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पृथ्वी पर जो सर्वाधिक ऑक्सीजन है वो अगर आपसे पूछे कि किसके माध्यम से मिल रही है, पेड़ पौधों के माध्यम से मिल रही है या फिर नीले हरे शैवालों के माध्यम से मिल रही है, तो आप याद रखोगे नीले हरे शैवालों के माध्यम से मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी है कीट बख्शी पौधे। तो अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि जो कीट बख्शी पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। तो आप ध्यान रखना, जो कीट बख्शी पौधे होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जी हाँ, जो कीट बख्शी पौधे हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब आपको पता होगा कि पेड़ पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का होना आवश्यक है। पेड़ पौधों की जो समुचित वृद्धि है उसके लिए उनको आवश्यकता पड़ती है किसकी? नाइट्रोजन की। क्योंकि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ही प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। अब पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन है उसको वायुमंडल से प्राप्त नहीं कर सकते, तो पेड़ पौधों को जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में मृदा से प्राप्त होती है। ठीक है, पेड़ पौधों को जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में किससे प्राप्त होती है? मृदा से प्राप्त होती है। तो जहां पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी होगी वहां पर कीट बख्शी पौधे पाए जाएंगे। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण तो कर लेते हैं, लेकिन इनको वहां की मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलती। तो उस नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए ये क्या करते हैं? ये कीड़ों को पकड़ते हैं और उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि नेफेंथिस, ड्रोसेरा और डायोनिया, ये सभी कीट बख्शी पौधों के उदाहरण हैं। नेपेंथिस को हिंदी में घटपर्णी भी कहते हैं। तो नेपेंथिस जो ये पौधा है ये भारत में मेघालय में पाया जाता है और भारत के अलावा यह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ प्रमुख फसल और सब्जियां हैं, तो इनकी उत्पत्ति कहां से हुई इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गेहूं, तो गेहूं की उत्पत्ति कहां से हुई? तो गेहूं की उत्पत्ति हुई है उत्तर पश्चिम एशिया से। चावल की उत्पत्ति कहां से हुई? तो चावल की उत्पत्ति हुई है दक्षिण भारत से, और चावल भारत की मुख्य फसल भी है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की मुख्य फसल क्या है, चावल है, गेहूं है या फिर कोई अन्य फसल दी हो, तो आप याद रखेंगे भारत की मुख्य फसल जो है वो चावल है। ठीक है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। टमाटर की उत्पत्ति कहां से हुई? तो टमाटर की उत्पत्ति हुई है दक्षिण अमेरिका में, जिसे हम लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। आलू की उत्पत्ति हुई है चिली से। चिली जो है ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। अरहर की उत्पत्ति कहां से हुई है? अरहर की उत्पत्ति हुई है भारत से। मूंग की उत्पत्ति भी भारत से हुई है। मूंगफली की उत्पत्ति ब्राजील से हुई है और सोयाबीन की उत्पत्ति हुई है चीन से। तो ये प्रमुख उत्पादक देश हैं, इनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फलों और सब्जियों में जो रंग पाया जाता है तो उसका क्या कारण है? तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं,
तो उनको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इनको आप पढ़ लें, याद कर लें। तो सबसे पहले कि मिर्च में जो कड़वापन होता है वो किस कारण होता है? तो मिर्च में जो कड़वापन है वो होता है कैप्सोसिन के कारण। मिर्च में कड़वापन किसके कारण होता है? कैप्सोसिन के कारण। और अगर पूछे कि मिर्च में लाल रंग किस कारण होता है, तो मिर्च में जो लाल रंग है वो होता है कैप्संथिन के कारण। ठीक है, मिर्च में कड़वापन किसके कारण होता है? कैप्सोसिन के कारण। और मिर्च में जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? वो होता है कैप्संथिन के कारण। दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? तो दूध का सफेद रंग होता है कैसीन के कारण। और गाय के दूध का पीला रंग होता है, आपने देखा होगा गाय का दूध जो है पीले कलर का दिखता है। तो गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। प्याज में लाल रंग किस कारण पाया जाता है? तो प्याज में जो लाल रंग है वो पाया जाता है एंथोसाइनिन के कारण। प्याज में लाल रंग किस कारण पाया जाता है? एंथोसाइनिन के कारण। और अगर पूछें कि गाजर का नारंगी रंग किस कारण होता है, तो गाजर का जो नारंगी रंग है वो होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, गाजर का जो नारंगी रंग है वो किस कारण होता है? वो होता है कैरोटीन के कारण। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख जो पीएच मान है उन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 7। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। सिरका, सिरका जो है यानी कि विनेगर, तो इसका पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान होता है 2.5 से 3.4। 2.5 से लेके 3.4 के मध्य में जो है वो सिरका जो होता है उसका पीएच मान होता है। लार का अगर पूछे कि पीएच मान कितना होता है, तो लार का जो पीएच मान है वो होता है 6.5 से 7.5 के बीच। ठीक है, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 के मध्य में। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। नींबू जो है उसके रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2 से 2.4। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की जो कृषि विधियां हैं थोड़ा सा उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं कि जैसे कि सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। और आपको पता होगा जो रेशम का कीट है वो शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। और भारत में सर्वाधिक जो रेशम का उत्पादन है वो होता है कर्नाटक में, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एपीकल्चर का संबंध किससे है? एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। और मधुमक्खियों से हमें शहद के अलावा मोम भी जो है वो प्राप्त होता है। और मधुमक्खियों को जब भी भोजन का पता चलता है तो भोजन के स्रोत की दिशा वो अन्य मधुमक्खियों को नृत्य के द्वारा बताती हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मधुमक्खियां जो हैं वो एक दूसरे को भोजन के स्रोत की दिशा किस माध्यम से बताती हैं, तो नृत्य के माध्यम से बताती हैं, ध्यान रखेंगे। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। और फ्लोरीकल्चर से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कुछ स्टूडेंट को, तो याद रखेंगे फ्लोरीकल्चर का संबंध है फूलों की खेती से और एंथोलॉजी का संबंध है फूलों के अध्ययन से। क्लियर? पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो पोमोलॉजी का संबंध है फलों के अध्ययन से। और सिल्वीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सेरीकल्चर और सिल्वीकल्चर ये भी कंफ्यूज करता है एग्जाम में। तो सिल्वीकल्चर का संबंध है वन संवर्धन एवं वन उत्पादों से, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख फसलों के उत्पादक राज्य पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले गेहूं, जो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं तो उनमें पहले है चावल, उसके बाद में है गेहूं। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है? तो गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में होता है तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। और चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, यह भी याद रखना। ठीक है, धान की डलिया किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को। आगे देखें, चाय, चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है असम में। और प्रति हेक्टेयर अगर आपसे पूछें कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो टोटल में तो असम जो है वो पहले स्थान पर है, लेकिन अगर आपसे बात करें प्रति हेक्टेयर की, पर हेक्टेयर की, तो उसमें पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। दार्जिलिंग आप सभी ने सुना होगा, जो दार्जिलिंग है वो चाय के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो जो दार्जिलिंग है ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ठीक है, तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो तिलहन का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है राजस्थान में। दलहन यानी कि दालों का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो दालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? गुजरात में। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। और काली मृदा को हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। और जो एक खाद्यान्न उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन के लिए आपकी जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त है, जो कि उत्तर भारत में अधिक मात्रा में पाई जाती है। यही रीजन है कि उत्तर भारत जो है वो खाद्यान्न के उत्पादन में अग्रणी है।
सोयाबीन का उत्पादन, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। विश्व में अगर पूछें कि सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ पे जो है पाई जाती है, तो याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पे होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख फलों के उत्पादक राज्यों की अगर बात करें तो आम को फलों का राजा कहा जाता है। तो आम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो होता है उत्तर प्रदेश में। मलिहाबाद जो है वो प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में आम के उत्पादन के लिए। लखनऊ के पास में है मलिहाबाद। केला का सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में। अनार का सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। नागपुर आपने सुना होगा, नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में है नागपुर। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। पपीते का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पपीते का सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है प्रमुख मसालों के उत्पादक राज्य। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि जो मसालों का राज्य है वो केरल को कहा जाता है। आप याद रखेंगे जो मसालों का राज्य है वो किसको कहा जाता है? तो जो मसालों का राज्य है वो केरल को कहा जाता है। और इसके अलावा इलायची की पहाड़ियां, अगर आपसे पूछा जाए कि इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो इलायची की जो पहाड़ियां हैं वो भी केरल में ही स्थित हैं। इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? केरल में स्थित हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो आइए प्रमुख उत्पादक राज्य देखते हैं मसालों के। केसर, तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में। जीरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। लौंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है तमिलनाडु में। मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। और लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद कर लीजिएगा इनको। प्रमुख एसिड पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछ लिया जाता है यूपी टेट में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। नींबू एवं अन्य जो खट्टे फल हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। जो सिरका होता है विनेगर, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इमली में। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। इसको हम खट्टा दूध भी कह सकते हैं, दही भी कह सकते हैं। तो लैक्टिक एसिड याद रखेंगे दूध में पाया जाता है, खट्टे दूध में। बेंजोइक एसिड किसमें पाया जाता है? घास में पाया जाता है। खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण है, जो भी पैकिंग वाली फूड आते हैं आप देखते होंगे, तो उनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसमें बेंजोइक एसिड डाला जाता है। तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं भोजन के संरक्षण में, याद रखिएगा। तो बेंजोइक एसिड किसमें पाया जाता है? घास में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड की अगर बात करें, फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड जो है वो पाया जाता है चींटियों में। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? चींटियों में पाया जाता है। कुछ प्रमुख एसिड थे ये, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण पौधे हैं उन पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले पीपल। तो जो पीपल है, तो पीपल जो है ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। वैसे जो पौधे होते हैं वो दिन में जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, क्योंकि उनमें दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और रात में वो ऑक्सीजन प्रदान नहीं करते क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। लेकिन जो पीपल का वृक्ष है ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। और पीपल की जड़ों का जो विस्तार है वो काफी दूर तक होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है बरगद। तो बरगद के तने से स्तंभ मूल जड़ निकली होती है जो इसे सहारा देती है, याद रखेंगे। अशोक का जो वृक्ष है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। तो ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। देखो जो अशोक का पेड़ होता है उसकी खास डिजाइन होती है इस तरीके से, उसमें पत्तियां काफी नीचे तक होती हैं और पत्तियां काफी घनी होती हैं अशोक के पेड़ में। और लाइन से इनको लगा दिया जाता है। जहां पे भी आपने देखा होगा अशोक के पेड़ लगाए जाते हैं तो काफी पास पास में नजदीक में लाइन से लगा दिए जाते हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने में काफी सहायक होता है अपनी खास डिजाइन के कारण, याद रखेंगे। सिकोया, सिकोया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है जो कि कहां पाया जाता है? अभी आपको मैंने बताया ये पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। जेट्रोफा, जेट्रोफा जो है इससे बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। इसको हिंदी में रतन जोत बोलते हैं। ध्यान रखेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रतन जोत बोलते हैं जेट्रोफा को। और सर्वाधिक जेट्रोफा जो है वो पाया जाता है ब्राजील में। सर्वाधिक जेट्रोफा कहां पाया जाता है? ब्राजील में। साइकस की अगर हम लोग पेड़ की बात करें तो साइकस का जो पेड़ है इससे साबूदाना पाया जाता है। साइकस पेड़ का जो तना होता है उसके गूदे से साबूदाना का निर्माण किया जाता है। सिंकोना, सिंकोना से कुनैन का निर्माण होता है। सिंकोना से कुनैन का निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे। रेगिस्तानी ओक भी काफी इंपॉर्टेंट पेड़ है। तो रेगिस्तान ओक की जो जड़ें होती हैं वो 30 फीट गहरी तक होती हैं। और रेगिस्तानी ओक का जो तना है उसकी लंबाई होती है 10 से 12 फीट तक। इसके तने में जल जो है वो संचित होता है, जल स्टोर रहता है इसके तने में।
और स्थानीय जो लोग हैं वो इसके जल का प्रयोग करते हैं। रेगिस्तानी ओक का जो तना है इससे वो लोग जल निकाल के अपने यूज में लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खेजड़ी के वृक्ष की अगर हम लोग बात करें तो खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली। खेजड़ली जो गांव है यहीं से विश्नोई आंदोलन का शुरुआत हुआ था। याद रखेंगे, विश्नोई आंदोलन की शुरुआत खेजड़ली गांव से हुई थी। अमृता देवी विश्नोई आपने सुना होगा, इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो खेजड़ी का जो वृक्ष है ये राजस्थान में पाया जाता है और इसकी जड़ें भी काफी गहरी होती हैं। और खेजड़ीली की लकड़ी में कभी भी दीमक नहीं लगती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो खेजड़ी की जड़ें लकड़ी होती है इसमें कभी भी दीमक नहीं लगती। इसकी फली का प्रयोग लोग सब्जी के रूप में भी करते हैं और रेगिस्तान में ये पाया जाता है, जैसे ये भारत में राजस्थान में पाया जाता है। तो जितने भी रेगिस्तान है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि ज्यादातर जो रेगिस्तान है वो कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।